आयन जो होता है, अगर किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है, किसी भी एटम के ऊपर कोई चार्ज आता है, उसको हम बोलते हैं आयन, उसको बोला जाता है। अब रहा बात कि भाई चार्ज आता कैसा है, तो सिंपल सी बात जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से किसी के ऊपर क्या आता है, चार्ज आता है। अब रहा बात यहाँ पर कि आखिर एटम, कोई भी एटम जो होता है वो एटम इलेक्ट्रॉन को त्याग क्यों करता है या ग्रहण क्यों करता है, इसके बारे में समझना है। तो देखिए कोई भी एटम होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटम स्टेबल होने के लिए, अस्थायी होने के लिए क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या ग्रहण करता है। तो अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग करता है या ग्रहण करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है। क्लियर, यहाँ बात समझ में आए, यानी एटम के इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण करने से चार्ज उत्पन्न होता है। यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस लिखा गया है कि वह परमाणु या परमाणुओं का समूह जिस पर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है उसे आयन कहते हैं। और आयन को हम मूलक भी नाम से जान सकते हैं, जिसको हम रेडिकल बोलते हैं। यानी बोला जा रहा है कि अगर किसी भी परमाणु या परमाणु के समूह पर अगर धनात्मक या ऋणात्मक आवेश होता है, उसी को हम बोलते हैं क्या चीज, आयन। यानी आवेश कैसे होता है, तो अब चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बात समझते हैं, चार्ज कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे सोडियम। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन किए। अब देखा जाए कि सोडियम के बाहरी कक्ष में देखा जाए 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऐसा सोडियम देखा जाए तो बेचारा अपना अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। तो जैसे ही सोडियम बेचारा अपने 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसके पास हो जाएगा 2 8 और प्लस चार्ज। अब 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से ये आयन के जैसा व्यवहारिक हालत होता है। इसी कारण से क्या होता है कि भाई कोई भी एटम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। अब थोड़ा देखा जाए यहाँ पर टाइप ऑफ आयन बताया गया है। तो टाइप ऑफ आयन को, आयन आपके 2 प्रकार के होते हैं, केटायन एनायन। केटायन एनायन, इस केटायन को एक और नाम से जान सकते हैं, जिसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन। इसको एक और नाम से जान सकते हैं, जिसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल, या एक और नाम से जान सकते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल। उसी प्रकार से आपके एनायन के एक और नाम होता है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव आयन, और एक नाम होता है जिसको बोलते हैं आपके एसिडिक रेडिकल, और एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल। यानी ये आपका देखा जाए तो ये जो होता है ये आपके आयन के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। आगे बात देखा जाए तो यहाँ पर समझिए केटायन क्या होता है। केटायन का मतलब क्या होता है, थोड़ा यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो बोला जाए कि वो आयन जो धनात्मक आयन रखता है उसे हम क्या बोलते हैं, केटायन कहते हैं। जैसे Na+Ca+2 Al+3। आगे का देखा जाए तो आपको एक बात बता दें कि केटायन कौन उत्पन्न करेगा भाई, तो केटायन उत्पन्न करते हैं मेटल। केटायन उत्पन्न करते हैं मेटल, यानी जो मेटल होते हैं, मेटल पर भी क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब रहा बात कि भाई मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, तो देखो मेटल का जो प्रवृत्ति होता है, जो मेटल का प्रवृत्ति होता है वह होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का। और जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है उसको मेटल कहते हैं। अब रहा बात कि भाई केटायन ही मेटल क्यों होते हैं, क्योंकि केटायन का मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट या एटम इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, अगर कोई एटम या एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। तो देखा जाए कि यहाँ पर जो मेटल का, तो मेटल का भी काम होता है इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, यानी मेटल जो होंगे वही क्या बन जाएंगे, केटायन बनेंगे। और क्यों ये केटायन बनते हैं, क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने, कोई भी मेटल अगर केटायन का रूप ले रहा है तो इसका मतलब है कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं। चलिए फिर और जैसे यहाँ पर देख लीजिए मैग्नीशियम दे दिए। अब इस मैग्नीशियम को देखा जाए तो मैग्नीशियम सबसे पहले देखा जाएगा तो भाई ये होता है मेटल, ये मेटल होता है। जब ये मेटल होता है तो ये भाई निर्माण कर सकते हैं केटायन का, यानी किस केटायन का, Mg+2 का, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन के क्या करेगा, त्याग करेगा। रहा बात समझ में कि भाई ये Mg के पास +2 चार्ज क्यों आएगा, ये भी समझ लें, क्योंकि मैग्नीशियम ने क्या किया कि 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से ऊपर प्लस चार्ज है। ये तो बात हम लोग अच्छी तरह से समझे कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से पॉजिटिव चार्ज होता है, बट ये हम लोग कैसे समझ पाएंगे कि आखिर क्यों इस पर प्लस चार्ज होता है, इसको इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से पॉजिटिव चार्ज क्यों ना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। ये भी तो हो सकता है, आखिर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से आखिर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आएंगे, आखिर उसके ऊपर धन आवेश क्यों आएंगे, हो सकता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आइए हम इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, सिंपल सी बात देखा जाए। देखा जाए
आखिर क्या कारण है कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है? थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर सपोज कीजिए एक आपके ये एटम है, ये एक एटम है और ये एक आपका उदासीन एटम है, एक न्यूट्रल एटम। ये जो है एक एटम है और एक उदासीन एटम है। देखा जाए तो इसके पास इसके परमाणु संख्या 11 होता है और हम जानते हैं कि कोई भी न्यूट्रल एटम जो होता है उसके जो परमाणु संख्या होता है तो परमाणु संख्या के बराबर होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या। देखा जाए तो सोडियम के पास देखा जाए तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भाई कितना है? तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 और देखा जाए तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितना है? 11। ये कब? जब कोई एटम न्यूट्रल रहेगा तब। अब एक बात समझ जाए, आगे थोड़ा यहाँ पर बात समझ जाएगा कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, अगर इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यही बात समझ में आया कि आखिर क्यों इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो देखा जाए अगर सोडियम के देखा जाए तो सोडियम के देखा जाए तो 2 8 1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है और यहां पर क्या करेगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को जैसे त्याग करेगा, इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे देखा जाए इस पर प्लस आएगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हो गया है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 10। क्योंकि हम जानते हैं कि भाई सोडियम आपने एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया, बाहरी इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया है तो इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। अब देखा जाए तो इसके पास जो प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की संख्या अभी भी 11 है क्योंकि सोडियम ने केवल अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, सोडियम प्रोटॉन को त्याग नहीं किया है। तो इसके पास जो प्रोटॉन की संख्या हो गया उसके बाद प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई? 11। यानी ये बात समझ में आया कि जब भी अगर मेटल के ऊपर मेटल क्यों नेगेटिव चार्ज आता है, सॉरी मेटल के ऊपर क्यों पॉजिटिव चार्ज आता है, तो हम देखें कि भाई मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि उसके पास प्रोटॉन की संख्या अधिक है इलेक्ट्रॉन की संख्या की। इसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर अगर सोडियम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब ये कैटायन बना है, तो पाकी यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या अधिक है इलेक्ट्रॉन की संख्या से। इसी कारण से क्या हुआ है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया। ये बात समझ में? किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? प्रोटॉन की संख्या अधिक होने से। अब यहाँ पे एक और बात समझते हैं कि आखिर इसके ऊपर एक ही प्लस चार्ज क्यों है। तो देखा जाए तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 और प्रोटॉन की संख्या 11। तो भाई देखा जाए तो यहाँ पर प्रोटॉन एक ही संख्या में अधिक है, तो एक ही संख्या में अधिक है। अच्छा ये भी जानते हैं कि जो प्रोटॉन होता है तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसी कारण से इस पर प्लस 1 चार्ज होता है। अगर देखा जाए यहाँ पर हम लिखे Mg+2 यहाँ पर लिखे, तो अगर यहाँ पर हम Mg+2 लिखे हैं तो देखा जाए इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले ये मेटल हुआ, मैग्नीशियम क्या है? मेटल है, तभी कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। ये भी और एक बात यहाँ पर समझ में आया कि यहाँ पर मैग्नीशियम ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को त्याग किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। अच्छा ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है? तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन। ये कैसे पता चलेगा कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग किया या कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है? तो भाई इसके ऊपर देखा जाए तो +2 चार्ज आता है। इसका मतलब हुआ कि अगर मैग्नीशियम न्यूट्रल था तो मैग्नीशियम के पास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या 12 थी, लेकिन जैसे मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो मैग्नीशियम में +2 आ गया। इसका मतलब हुआ कि मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन घट गया तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बढ़ गया। और जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, सॉरी जितना प्रोटॉन बढ़ता है उतना ही क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये कहानी था भाई किसका? ये कहानी था आपका कैटायन का। अब अगला कहानी देखेंगे एनायन के बारे में कि आखिर एनायन क्या होता है। चलिए एनायन के बारे में देखा जाए तो एनायन के बारे में यह बात हम बोल सकते हैं कि वो आयन जो ऋणात्मक आयन को रखता है उसको हम बोलते हैं एनायन। यानी बोल सकते हैं कि वो आयन जो ऋणात्मक आयन रखता है, ऋणात्मक आयन रखता है एनायन कहलाता है। यहाँ से जैसे एग्जाम्पल पर देखा जाए, एग्जाम्पल पे ले देते हैं फ्लोरीन -1, हम यहाँ पे लिखते हैं नाइट्रोजन -3, लिख दिए O-। अब चले अब यहाँ से एक बात समझा जाए, कि भाई जो एनायन को उत्पन्न करते हैं तो एनायन उत्पन्न करने का जिम्मेवारी मिलता है अधातु। यानी जो अधातु होते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉन मेटल ही क्या होते हैं? एनायन होते हैं। यानी जो नॉन मेटल होते हैं ये नॉन मेटल ही एनायन होते हैं। अब रहा बात भाई एनायन क्यों होते हैं?
क्योंकि एनायन का निर्माण तभी होता है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। यानी किसी के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ता है तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनायन। जैसे देखा जाए तो यहाँ पर लिखा गया है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन पर -1 आने मतलब हुआ कि फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया। अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक नहीं हुआ रहता तो इसके ऊपर माइनस चार्ज नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि इसके एक अधिक का मतलब कि पाका यहाँ पर फ्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। इसका मतलब हुआ कि जो आपके अधातु होते हैं, जो नॉन मेटल, वो एनायन होते हैं। क्योंकि अधातु का एक टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा, और उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा, उसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। क्योंकि हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़े, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा तो नेगेटिव चार्ज की संख्या बढ़ जाएगी। इसी कारण से क्या होता है कि जो आपके अधातु लोग होते हैं, अधातु लोग क्या करते हैं, एनायन का निर्माण करते हैं। फिर यहाँ सब एक बात समझ में आया कि आखिर भाई क्यों यहाँ पर देखा जाए तो जो आपके नॉन मेटल होते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आते हैं, मतलब इसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, एक इसके बारे में समझते हैं। तो भाई सिंपल सी बात बोल सकते हैं कि फ्लोरीन के पास देखा जाए तो अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है, क्योंकि फ्लोरीन के पास अगर न्यूट्रल फ्लोरीन होता, किसी भी प्रकार से फ्लोरीन के ऊपर चार्ज नहीं होता, तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 9 होता है। लेकिन जैसे फ्लोरीन क्या करके एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही ग्रहण करेगा उसके ऊपर आज उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 आ गया और प्रोटॉन की संख्या 9 ही है। तो अब तक देखा जाए तो इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक है प्रोटॉन की संख्या से। इसका मतलब हम लोग को समझ में आया कि किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज तभी आ सकता है जब उस एटम के पास प्रोटॉन की संख्या कम हो, किससे, इलेक्ट्रॉन की संख्या से। अर्थात कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक हो, किससे, प्रोटॉन की संख्या से। यही कारण होते हैं कि इसके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखिए और आगे बात समझते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहाँ पर देखा जाए, ये लिख दिए O पर -2, तो O-2 का मतलब ये हुआ, O-2 का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के पास -2 का बात ये बता रहा है कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसी कारण से इस ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ गया। यानी सिंपल सा बात समझिएगा, मेटल केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, नॉन मेटल एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि केटायन का निर्माण तभी होगा जब कोई एलिमेंट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा, और इलेक्ट्रॉन को त्याग करने का जिम्मा मिलता है धातु को। इसी कारण से जो मेटल होते हैं वो मेटल क्या करते हैं, धनायन का निर्माण करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या करते हैं, ऋणायन का निर्माण करते हैं। एक बात यहाँ पर और समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर देखा जाए तो सोचिए कि वो पर -2 चाहते, ये आयन है, क्या इसके आयन होने से क्या इसका परमाणु संख्या और क्या परमाणु द्रव्यमान में भी अंतर पड़ेगा? परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में क्या अंतर पड़ेगा? जैसे यहाँ पर हम ऑक्सीजन लिखते हैं तो हम जानते हैं कि भाई ऑक्सीजन का 816 होता है। जब भी कोई न्यूट्रल एटम है, ऑक्सीजन जब न्यूट्रल एटम है तो यहाँ पर ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है और परमाणु द्रव्यमान 16 है। लेकिन अगर यही इसके ऊपर चार्ज रहता है, मतलब अगर ये आयन बन जाए, ये तो आपका एटम है क्योंकि अकेला है, और ये आयन है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, चार्ज। तो ये तो आपका आयन हो गया। तो अब हम लोग ये समझना है, ये तो आपका आयन है, ये समझना है कि भाई क्या इसके परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान में भी अंतर होगा? तो देखा जाए इसके परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं होता है। क्या बोले, आयन के पास आयन आने के कारण किसी आयन उत्पन्न अगर कोई एटम कर देता है तो आयन उत्पन्न होने के कारण उसके परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके पास परमाणु संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान 16, परमाणु संख्या 8 और परमाणु द्रव्यमान 16, यानी ऑक्सीजन आयन होने के कारण इसके परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब रहा बात यहाँ पर कि आखिर
अभी तो कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इसके पास तो क्या होना चाहिए, परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान में डिफरेंस होने चाहिए, क्योंकि न्यूट्रल एटम का भी वही आपका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान में देगा, और इससे जो आयन बनेगा उससे भी परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान यह भी हो जाएगा। भाई ये कैसे, तो चलिए यहाँ पे बात समझते हैं, छोटा सा यहाँ पर बात समझते हैं ऐसा क्यों कारण होता है। ये देखा जाए आपके एक एटम बनाते हैं, ये इसको बोलते हैं नाभिक, न्यूक्लियस। ये आपका जो होता है हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, और ये हमारे जितने दोनों होते हैं इन दोनों को हम बोलते हैं ऑर्बिट। ये होता है न्यूक्लियस और ये होता है ऑर्बिट। अच्छा एक बात समझा जाए, ये जो आपका नाभिक होता है तो इस नाभिक के अंदर दो पार्टिकल होते हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक के अंदर दो पार्टिकल, इसी कारण तो नाभिक पर प्लस चार्ज दिया है क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। तो ये जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस के अंदर दो पार्टिकल होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और ये ऑर्बिट में जो होते हैं भाई, तो ऑर्बिट में कौन होते हैं, तो ऑर्बिट में होते हैं इलेक्ट्रॉन। अच्छा अभी एक बात देखा जाए तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन को त्याग किया तो इसके ऊपर O-2, इसका मतलब ये आपका बन गया आयन, ये जो बना ये बन गया आयन। तो एक बात समझे, तो इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, यहाँ पर प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं। देख रहे हैं प्रोटॉन तो नाभिक के अंदर, इस प्रोटॉन से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर अगर चार्ज उत्पन्न हुआ है तो वह चार्ज उत्पन्न हुआ है केवल इलेक्ट्रॉन के कारण, या इलेक्ट्रॉन के कारण ही चार्ज उत्पन्न हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण यहाँ पर चार्ज उत्पन्न नहीं हुआ है। अगर कोई भी एटम के ऊपर चार्ज आता है, कोई भी एटम आयन में बदलता है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के कारण बदलता है, उसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं भाई, तो किसी भी एटम के नाभिक में होता है, और किसी भी एटम के नाभिक से प्रोटॉन को बाहर निकालना भाई बहुत मुश्किल काम है। तो इसी कारण से इलेक्ट्रॉन का ही केवल क्या होता है, ग्रहण या त्याग करने से चार्ज उत्पन्न होता है। अब यहाँ बात समझ में आया कि भैया कि ये चार्ज को ग्रहण त्याग करने से तो ठीक है आयन, फिर भी इसके परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान क्यों नहीं बदला, कारण यह है। तो समझिए, हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर का अगर हम बात देखा जाए तो भाई एटॉमिक नंबर के लिए जिम्मेदार होते हैं भाई प्रोटॉन की संख्या। कौन होते हैं, प्रोटॉन की संख्या। एटॉमिक नंबर के लिए जिम्मेदार होते हैं प्रोटॉन की संख्या। यानी सिंपल सा बात समझिए, कोई पूछे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, तो किसी भी एटम के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को, किसी भी एटम के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन की संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। यानी परमाणु संख्या क्या होता है कि कोई भी एटम हुआ, उस एटम के अंदर जितना प्रोटॉन होगा उस कुल प्रोटॉन की संख्या ही क्या कहलाएगा, आपका परमाणु संख्या कहलाएगा। अच्छा देखा जाए तो इससे क्या यहाँ से हम प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे का, प्रोटॉन की संख्या नाभिक में है, और इसके नाभिक में अगर प्रोटॉन की संख्या आपके 8 है तो इसी का इसका परमाणु संख्या कितना भी होगा, 8 ही होगा। इसके परमाणु संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग किया है, और परमाणु संख्या के लिए जिम्मेदार होते हैं प्रोटॉन की संख्या, और ये थोड़े प्रोटॉन को त्याग किया कि इसके प्रोटॉन आपकी परमाणु संख्या अलग अलग हो जाए। इसकी परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन केवल इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, जिसके कारण O-2 चार्ज आ गया। प्रोटॉन को त्याग नहीं करता है, प्रोटॉन को कभी भी त्याग नहीं किया जा सकता है। अगला बात समझ जाए, आगे की बात यहाँ पर समझा जाए तो एक और बात समझ सकते हैं। और बात जैसे हम ले लेते हैं धातु, धनायन रहता है, सोडियम के बात देखते हैं, तो भाई इसके पास भी परमाणु संख्या इसके 11 होगा और परमाणु द्रव्यमान 23 होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि Na पर प्लस चार्ज कैसे होगा, जब ये सोडियम परमाणु एक इलेक्ट्रॉन को त्याग किया होगा इसके ऊपर आ गया प्लस, प्रोटॉन को तो त्याग नहीं किया। जब प्रोटॉन को त्याग नहीं किया है तो इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 11 ही होगी, जिसके कारण इसकी परमाणु संख्या में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। दूसरी बात समझते हैं, अब मास समझते हैं कि भाई मास के लिए क्या बात होती है। तो हम जानते हैं एटॉमिक मास समझिए, जिसको बोलते हैं मास नंबर की भी समझ सकते हैं एटॉमिक मास। अगर हम एटॉमिक मास बोले चाहे मास नंबर की बात बोले, मास नंबर की बात समझ सकते हैं। अभी दोनों में डिफरेंट होता है बट अभी समझ सकते हैं। एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में देखा जाए तो भाई एटॉमिक नंबर और मास नंबर के लिए जिम्मेदार होता है N+P, न्यूट्रॉन और
कौन? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगर कोई आपसे पूछता है कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं किसी भी एटम के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। तो देखा जाए तो भाई अगर ये आयन है, ना तो यहाँ से हम न्यूट्रॉन को भी त्याग नहीं कर रहे हैं, ना तो प्रोटॉन को भी त्याग नहीं किए, तो इसके नाभिक में अभी भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या उतना ही है जितना एक न्यूट्रल एटम के पास था। यानी जितना ऑक्सीजन के पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या था, उतना ही इस O-2 यानी इस ऑक्सीजन आयन के पास भी उतना ही होगा जितना इस ऑक्सीजन के पास है। क्लियर? ये बात समझ में? तो एक बात समझ में आ गया कि किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आने से उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या में केवल परिवर्तन हो सकता है। केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में परिवर्तन, ना उसके प्रोटॉन की संख्या में डिफरेंस होता है, ना उसके न्यूट्रॉन की संख्या पर डिफरेंट होता है, ना उसके परमाणु द्रव्यमान में डिफरेंस होता है, और ना उसके परमाणु संख्या में डिफरेंस होता है। यानी एक बात यहाँ से बिल्कुल समझ लीजिए, एक बात यहाँ से एकदम श्योरली समझ लीजिए। क्या क्या बात बोले, थोड़ा सा बात को फिर से समझिए। चलिए, क्या यहाँ से बात समझ में आया भाई? यहाँ से बात समझ में आया कि अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर मान लीजिए सिंपल सी बात, यहाँ पर Ca पर +2 चार्ज है, ये भाई हमारा हो गया आयन, ये हो गया आयन, ये हमारा है। तो इसके मतलब हुआ कि इस कैल्शियम में केवल क्या परिवर्तन हो सकता है? आयन उत्पन्न होने से केवल कैल्शियम इलेक्ट्रॉन की संख्या बदल सकता है, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या। पहले भाई कैल्शियम पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बेच था, लेकिन जैसे इस कैल्शियम पर +2 आ गया तो ये क्या बन गया? कैल्शियम आयन। और केवल क्या बदला? इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या नहीं बदल गया। और क्या क्या नहीं बदल सकता है? तो भाई किसी भी आयन में क्या क्या परिवर्तन नहीं हो सकता है? तो भाई क्या क्या नहीं हो सकता है? आपका प्रोटॉन परिवर्तन नहीं हो सकता है, न्यूट्रॉन परिवर्तन नहीं हो सकता है, परमाणु संख्या परिवर्तन नहीं हो सकता है, और परमाणु द्रव्यमान परिवर्तन नहीं हो सकता है। ये 4 आपका परिवर्तन नहीं होता है। और केवल से केवल आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या ही परिवर्तन हो सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या और कोई। इसका मतलब कि आयन किसके कारण उत्पन्न होते हैं भाई? तो आयन उत्पन्न होते हैं इलेक्ट्रॉन के कारण। हम समझिएगा, आयन उत्पन्न होने का जो जिम्मेवारी लेता है वो इलेक्ट्रॉन। और वो भी कैसे होता है आयन उत्पन्न? इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से या ग्रहण करने से। इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से या ग्रहण करने से क्या होते हैं? आयन उत्पन्न होते हैं। चलिए एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिए हम आपके एल्युमिनियम पर +3। अगर कोई पूछेगा कि भाई इसके इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, इसके प्रोटॉन की संख्या बताइए, इसके परमाणु संख्या बताइए, और इसका परमाणु द्रव्यमान बताइए, तो चलिए दिखाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर सीख जाते हैं। ये एल्युमिनियम आयन है। ये कैसे लग रहा है भाई एल्युमिनियम आयन? क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम पर चार्ज है। अगर किसी के ऊपर चार्ज है तो आयन होता है। ये भी जानते हैं कि ये कैटायन है, क्योंकि प्लस चार्ज होते हैं। जो प्लस चार्ज वाले होते हैं कैटायन होते हैं। अब देखना है कि इस कैटायन जो एल्युमिनियम आयन है, इस एल्युमिनियम आयन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, आपका परमाणु संख्या कितना होगा, और परमाणु द्रव्यमान कितना होगा। तो भाई देखा जाए, अगर कोई न्यूट्रल एल्युमिनियम रह गया, यानी कोई यही अगर एल्युमिनियम परमाणु होता तो एल्युमिनियम परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 होता है। कितना होता है? 13 होता है। अगर इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया तो पाकी ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? त्याग किया। कौन? एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया? 10। क्या हो गया? 10। प्रोटॉन की संख्या देखा जाए, इसके पास प्रोटॉन की संख्या 13 ही रहेगी। क्यों भाई? क्योंकि प्रोटॉन तो त्याग नहीं किया। इसका परमाणु संख्या देखा जाए, इसका परमाणु संख्या 13 हो गया। क्यों भाई? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही परमाणु संख्या होता है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा वो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 26। यानी यहाँ पर देखिए तो एक बात एकदम फिक्स हो गया कि आयन उत्पन्न होने का केवल जिम्मेवारी भाई इलेक्ट्रॉन करता है। और इलेक्ट्रॉन जब प्रोटॉन की संख्या से अलग होंगे तभी क्या होता है? आयन उत्पन्न होगा। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अगर बराबर है तो आयन उत्पन्न नहीं होगा, तो न्यूट्रल हो गया।
तो अगर ये भी दिमाग में रखिएगा भाई कि अगर आयन उत्पन्न कैसे होता है, तो बोले कि जब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या जब आपस में बराबर नहीं होंगे तो अभी किसी के ऊपर चार्ज होता है। ये तो भाई न्यूटन, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेगा परमाणु। और एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों, तो हम बोल सकते हैं कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्योंकि इसके पास यानी परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएंगे तो उदासीन हो गए। अगर चार्ज उत्पन्न हो जाता है पाका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होगा उस स्थिति में आयन उत्पन्न होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएंगे कोई आयन उत्पन्न नहीं होता। मेरी बात समझ में आया? तो हम क्या देखें, आयन के बारे में समझे। आयन के बारे में समझे कि आयन क्या होता है, तो बस समझिए कि किसी भी एटम या एटम के समूह पर अगर कोई चार्ज उत्पन्न हो जाता है तो वो क्या होता है, आयन होता है। वो चार्ज उत्पन्न कैसे होता है भाई, इलेक्ट्रॉन को त्याग करने से या ग्रहण करने से। ये भी समझ में आया कि जो धातु होते हैं वो क्या करते हैं, कैटायन का निर्माण करते हैं। जो अधातु होते हैं वो क्या चीज का निर्माण करते हैं, एनायन का निर्माण करते हैं। ये भी समझ में आया कि धातु को इलेक्ट्रॉन त्याग करने से कारण उस पर धनायन उत्पन्न होता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के कारण उस पर एनायन उत्पन्न होता है। ये सारा बात समझ में। फिर ये भी समझे कि एनायन हो जाने के कारण ना तो उसके प्रोटॉन की संख्या पर निर्भर पड़ेगा, ना उसके न्यूट्रॉन की संख्या पर निर्भर पड़ता है, ना उसके परमाणु संख्या पर निर्भर पड़ता है और ना ही उसके द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करता है। केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या ही पर निर्भर करता है। कौन? आयन। आयन केवल निर्भर करते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण पर। और ये भी बात समझ में कि आयन कब उत्पन्न हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर नहीं होगा, उस स्थिति में क्या होगा, आपका आयन उत्पन्न। और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने या घटने, ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को बढ़ने या घटने के कारण ही आयन उत्पन्न होगा। या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए तभी आयन उत्पन्न हो जाएगा, या इलेक्ट्रॉन घट जाए तभी आयन उत्पन्न हो सकता है। चलिए